आओ आओ भाइयों, ताजा ताजा मैसूर पाक ले जाओ, गर्मा गर्म जलेबी ले जाओ और ठग्गू हलवाई का वर्ल्ड फेमस सोहन हलवा ले जाओ। आओ आओ। दुकान पर बैठा ठग्गू यूं ही रोज आवाज लगा लगा कर अपनी मिठाइयाँ बेचा करता। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? ये देखो मीठे मीठे रसगुल्ले बस अभी बनकर तैयारी हुए हैं, बोलो कितने किलो बांधूं? अरे ना ठग्गू भैया, पिछली बार भी आपने यही कहकर बर्फी बांध दी थी, ना जाने कितने दिन पुरानी थी, गाय भी उसे खाने से मुंह बना रही थी। अरे कमबख्त, जोर जोर से बोल के लोगों को क्या सुना रहा है? कभी कभी एक आधा पीस गलती से एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में कूद जाता है, अब इसमें बेचारे दुकानदार का क्या कसूर? अजी ये हलवाई ही नहीं है, भला आप ही बताइए, सुबह सुबह भी कोई मिठाइयाँ खाता है? खाली पेट चीनी से मोटापा बढ़ता है। आप तो ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे, ये आपको ठग्गू की तरह ठगेंगे नहीं। ऐसे ही ग्राहक को घुमा फिरा कर बेचू समोसे कचौरी बेच देता है। दरअसल ठग्गू, बेचू और समझू तीनों भाई थे जो एक ही गांव में अलग अलग घर में रहा करते थे। ठग्गू लोगों को चूना लगाकर ताजे मिठाइयाँ चखाता और बासी बांध देता। दूसरी ओर बेचू ग्राहकों को जबरदस्ती अपने समोसे बेचता। वहीं समझू पूरी ईमानदारी से पिता के पेड़े और कलाकंद की छोटी सी दुकान को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। जी सर, आप फिक्र न करिए, कल शाम तक आपको ताजा कलाकंद बनकर तैयार मिलेगा। इतने में ही बिंदिया वहाँ आ जाती है। क्यों जी, बड़े खुश लग रहे हैं? खुशी की ही बात है, 50 किलो कलाकंद का ऑर्डर आया है, वो भी शहर के बड़े वकील साहब का। बस जी, ये सब तो आपकी मेहनत और मिठाइयों के बढ़िया स्वाद का कमाल है कि दूर दूर से लोग आपकी दुकान का पूछकर यहाँ आते हैं। इसमें मेरा क्या है बिंदिया, ये तो पिताजी की बनाई हुई पहचान है, जो कलाकंद और पेड़े का नाम लेते ही लोगों को हमारी ही दुकान का स्वाद याद आता है। पर आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, आगे दिवाली आने वाली है। बेचू और ठगू भैया के इरादे शुरू से ही आपकी दुकान को लेकर सही नहीं है। तुम फिक्र मत करो बिंदिया, दुकान का दिन रात ध्यान रखने के लिए मैंने कुछ खास सोच लिया है। समझू बिंदिया दोनों एक दूसरे का साथ देकर काम को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी ओर बेचू की दुकान पर काम करने वाला गुल्लू उससे कहता है, बेचू भैया, आजकल आप मंडी से इतना कम माल लाते हैं कि हर 5-6 दिन में और माल की जरूरत पड़ जाती है। आजकल कम माल भी सस्ता पड़ने लगा है क्या? बेवकूफ बना के फ्री के माल को बेचकर उसमें से जो मुनाफा निकाल ले उसे ही तो बेचू कहते हैं। पर वो कैसे? आजकल मैं हर हफ्ते गांव के बाहर एक नई मंडी जाता हूं और सभी किसान भाइयों सुनो, मैं कनकपुरा गांव का एक बड़ा समोसे कचौरी का व्यापारी हूं और हर बार नई मंडी में अपने किसान भाइयों का फायदा करने की सोच से माल खरीदता हूं, वो भी कम से कम 1 क्विंटल। तुम सब में जिसकी दाल और आलू सबसे बढ़िया और सस्ते होंगे उससे मैं अगले दिन आकर पूरा ही माल खरीद ले जाऊंगा। पर हाँ, तुम्हारा माल कैसा है उसे चेक करने के लिए सभी से 1-1 किलो मुफ्त लूंगा। बेचारे सभी भोले भाले किसान बेचू की बातों में आ जाते हैं और 1-1 किलो सामान बांधकर उसे दे देते हैं, इसी आस में कि माल एक ही व्यक्ति को बेचेंगे तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा और समय भी बचेगा। और मैं 1-1 किलो करके फ्री के 5-6 किलो बढ़िया दाल, आलू और मैदा से समोसे कचौरियां बनाकर लोगों को बेचता हूँ और सूखा मुनाफा कमा लेता हूँ। इसी तरह बेचारे गरीब किसानों से मुफ्त का सामान लेकर बेचू अमीर बनने में लगा था। वहीं दूसरी ओर रोजाना की तरह ठग्गू मिठाइयों में मिलावट करने में व्यस्त था। पूरा 1 किलो मावा है, कम से कम 4 किलो मैदा मिलाता हूँ इसमें, तब जाकर मिठाई में वजन बढ़ेगा। और ये मूंगफली काजू कतली बनाने के लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ है। 60 रुपए किलो की मूंगफली, 80 की चीनी और ये मिलावटी मावा, अब बनेगी 1000 रुपए किलो की काजू कतली। वाह ठग्गू, शुद्ध मिठाई बनाना तो कोई तेरे से सीखे। दूसरा भाई बेचू अक्सर अपनी बीवी को मायके छोड़ आता। घर भी रहकर क्या ही करेगी,
दिवाली से एक दिन पहले वापस लेने जाऊंगा तो मुफ्त में मिठाई, घी और कपड़े आ जाएंगे। वैसे भी धंधा इन दिनों कुछ मंदा ही चल रहा है। उधर रात के समय नई फरमाइश लिए ठग्गू की बीवी संध्या बोलती है। अजी सुनते हो, मैं आपसे कह देती हूँ, मुझे इस दिवाली सोने के कंगन चाहिए ही चाहिए। सोने के कंगन तो छोड़ो, जो दुकान की हालत चल रही है, इस दिवाली घर में दीपक जल जाए वही गली मत समझो। सस्ते और नकली दूध से मिठाइयाँ बना के 4 गुना भाव में बेचते हो, इतने पैसे जाते कहाँ हैं? भला जमाना था वो, अब कहाँ मेरी किस्मत वैसी कि मैं लोगों को बेवकूफ बनाकर मिठाई बेच सकूं। अब तो लोग 2 बातें सुना देते हैं, मिठाई मुंह पर मार कर चले जाते हैं, वो अलग। अरे क्या हो गया, मैं मिठाई में मिलावट करता हूँ तो ये गांव वाले क्या थोड़ी मिलावट नहीं खा सकते? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1-2 लोग बीमार ही पड़ेंगे ना। बीतते समय के साथ समझू ईमानदारी से रोज बढ़िया दूध से पेड़े और कलाकंद बनाता रहा, जिससे उसकी मिठाइयाँ शाम होने से पहले ही बिक जाती। अब गांव में किसी के यहाँ रिश्ता होता या कोई त्योहार, समझू की दुकान ही गांव वालों की पहली पसंद बन चुकी थी। वहीं दूसरी ओर ठग्गू और बेचू की चूना लगाने की आदत से दुकान पर अब केवल मक्खियाँ ही भिन भिनाया करती। देख रहे हो ठग्गू भैया, माल बनने से पहले ही ग्राहकों की लाइन लग जाती है, मानो आसपास के 36 गांव में केवल यही दुकान रह गई हो। अरे मैं तो लोगों के घर जाकर मुफ्त में मिठाई दूं तो भी कोई ना ले। मुझे लगता है भैया, हमें आपसी लड़ाई छोड़कर इस समझू का कुछ करना होगा। देख रहे हो ग्राहकों की भीड़, सोचो अगर ये भीड़ हम दोनों के यहाँ लगने लग जाए तो कैसा होगा। अरे वाह बेचू, आज पहली बार तूने फायदे की बात की है। अगर रोजाना अभी जैसा हाल चलता रहा तो हम भी जल्दी ही रास्ते पर आ जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा इस समझू का कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम भी मेरे साथ हो तो आज रात 10 बजे हम मेरी दुकान के पीछे मिलते हैं। धीरे धीरे शाम से रात होने लगती है। बेचू और ठग्गू दुकान के पीछे मिलके एक योजना बनाने लगते हैं। 4 दिन बाद दिवाली आने वाली है, समझू ढेर सारी मिठाई बनाएगा। सोच ठग्गू, कितने ग्राहकों की लाइन लगेगी। इसमें खुश होने वाली क्या बात है, इससे तो उसका ही फायदा होगा ना। बिक्री ज्यादा होगी तभी तो फायदा होगा, लेकिन सोच अगर पहला ही ग्राहक मिठाई चखे और उसे मिठाई में से बदबू और स्वाद खट्टा लगे तो? पर ये कैसे हो सकता है? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, तू बस मेरा साथ दे और जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा कर। रात के अंधेरे में बेचू अपने भाई ठग्गू के साथ मिलकर समझू की दुकान पर रखी सभी ताजा मिठाइयों को बासी मिठाइयों से बदल देता है। अगली सुबह रोज की तरह समझू मंदिर से होकर सीधा अपनी दुकान की ओर जा रहा था। तभी सीमा नाम की लड़की उसे रास्ते में मिलती है। अच्छा हुआ समझू भैया आप मिल गए, मैं आप ही की दुकान पर जा रही थी। आज शहर से बुआ जी और फूफा जी आ रहे हैं, तो पिताजी ने 1 किलो कलाकंद मंगवाया है। हाँ हाँ बेटा आओ, बस दुकान सामने आ ही गई है। ये लो, कल शाम को ही ताजी मिठाइयाँ बनाई हैं, जाओ ले जाओ, पैसे मैं पापा से ले लूंगा। अब इसी तरह 2 घंटे में समझू की सारी मिठाइयाँ बिक गई। वहीं दूसरी ओर पेड़ के पीछे ठग्गू और बेचू रात को बोए अपने बीज के फल का इंतजार कर रहे थे। अरे ये क्या मिठाई है, मिठाई खाने से अचानक मेरे पेट में भयंकर दर्द क्यों हो रहा है। माँ, मेरा तो उल्टियाँ कर कर के बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। कुछ ही देर में एक एक करके सभी ग्राहक समझू की दुकान के बाहर हंगामा करने लगे। ये क्या माजरा है समझू, तुम्हारी दुकान से तो एसपी साहब भी मिठाई ले जाते हैं, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गांव के सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तुम जानते हो ना, अगर किसी को कुछ हो गया तो तुम हमेशा के लिए जेल जाओगे। साहब, ये तो मैं भी नहीं जानता कि मिठाइयाँ खराब कैसे हुई, लोग बीमार कैसे पड़ने लग गए। कल शाम को ही मैंने ताजी मिठाइयाँ बनाई हैं और आज ये सब।
क्यों रे समझू, बड़ी समझदारी और ईमानदारी की बातें किया करता था। अरे भले ही मैं लोगों को चूना लगाकर समोसे कचौरियां बेचा करता था, पर इस तरह 10-10 दिन पुरानी वस्तुएं ना बाबा ना। ठग्गू और बेचू की आग में घी डालने जैसी बातें सुनकर समझू को उन पर शक होने लगा और अचानक उसे कुछ याद आया, जिस पर वो उनसे हंसते हुए बोला, आप फिक्र मत करिए बेचू और ठग्गू भैया, अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो देखिए, मेरी दुकान के सामने खंबे पर सीसीटीवी कैमरा 15 दिन पहले ही मैंने इसे यहाँ लगवाया था, उसमें जरूर कल रात का सच रिकॉर्ड हुआ होगा। और जैसे ही समझू इंस्पेक्टर को कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाता है, बेचू और ठग्गू दोनों दबे पांव वहाँ से खिसकने लगते हैं। रिकॉर्डिंग देखते देखते इंस्पेक्टर आग बबूला होते हुए चिल्ला कर बोला, ठग्गू, बेचू, हमें माफ कर दो समझू, हमने लालच में आकर ये सोचा कि अगर हम तुम्हारी दुकान का नाम मिट्टी कर दें तो कोई तुमसे मिठाई नहीं खरीदेगा और सभी ग्राहक हमारी दुकान पर आने लगेंगे। हाँ छोटे भाई, क्या तुम अपने बड़े भाइयों को माफ करके उन पर ये उपकार नहीं करोगे? हम वादा करते हैं आज के बाद से हम भी पूरी ईमानदारी से अपनी अपनी दुकान चलाएंगे और कभी लालच नहीं करेंगे। इसके बाद समझू उन्हें माफ कर देता है और सभी खुशी खुशी तीनों हलवाई भाई साथ काम करने लगते हैं। निधि अपने पिता राजीव के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। निधि और उसके पिता बहुत गरीब थे। निधि के पिता राजीव का एक ही सपना था कि निधि पढ़ लिख कर एक दिन कलेक्टर बने। इसीलिए निधि यूपीएससी की तैयारियों में दिन रात लगी रहती थी और राजीव उसकी पढ़ाई और घर की आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए एक फैक्ट्री में काम किया करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, निधि घर में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसके पास राजीव का दोस्त कमल घबराते हुए आता है और निधि से बोलता है, निधि बेटा, तुम्हारे पिताजी गांव के डॉक्टर कैंप में है। क्या? तुम्हारे पिताजी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। अब निधि कमल के साथ चली जाती है, जहां डॉक्टरों से बात करने पर निधि को पता चलता है कि उसके पिताजी के हाथ मशीन के नीचे आ गए थे, जिस वजह से उसके पिताजी के हाथों में काफी चोट लगी थी और इन्फेक्शन आगे ना बढ़े इसलिए डॉक्टर्स को मजबूरन उसके पिता के दोनों हाथ काटने पड़े। ये सुनकर निधि फूट फूट कर रोने लगती है। अंकल, मेरे पिताजी के साथ ये सब कुछ क्या हो गया? निधि बेटा, तू रो मत, जो होना था वो हो गया। इस तरह से कमल निधि को हौसला देता है। कुछ देर बाद राजीव को होश आता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने अपनी बेटी को पाता है और उसे पता चलता है कि उसने अपने दोनों हाथ खो दिए हैं। निधि बेटा, अपने पिताजी को माफ कर दे। लगता है अब तेरे पिताजी तुझे कलेक्टर नहीं बना पाएंगे। नहीं पिताजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारियां निधि के सर पर आ जाती है। अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए निधि अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ बाहर काम करने का सोचती है और घर से बाहर काम की तलाश में निकल जाती है। परंतु पूरा दिन निकल जाता है और निधि को बाहर कहीं भी काम नहीं मिलता, जिसके बाद निधि का मनोबल टूटने लगता है और वो एक पेड़ के सहारे बैठकर खुद से बोलती है, पिताजी, बस एक ही तो सपना है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दूं और एक दिन कलेक्टर बन सकूं। अब मैं पिताजी का सपना कैसे पूरा करूं? निधि अकेले बैठकर ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वो दो औरत को आपस में बात करते हुए सुनती है। बहन, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे क्यों नीलम बहन, क्या हुआ? क्या बताऊं बहन, इतनी मुश्किल से एक नौकरानी मिली थी, पर ना जाने क्या हुआ, अचानक से उसने भी काम छोड़ दिया। समझ नहीं आ रहा दूसरी नौकरानी कहाँ से ढूंढूं। अरे कोई बात नहीं नीलम बहन, मुझे कोई नौकरानी मिलेगी तो मैं तुझे बता दूंगी। अभी मैं घर जाती हूँ। इस तरह से वो औरतें वहाँ से चली जाती हैं। अब नीलम वहाँ से जाने लगती है कि तभी निधि उसके पास आती है और उसके सामने हाथ जोड़कर उससे बोलती है, मैडम सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, अब बोलो, क्या बात करनी है? माफ करना, पर जब आप उन आंटी से बात कर रही थी तब मैंने आपकी बातें सुन ली। आपको एक नौकरानी की जरूरत है और मुझे नौकरी की। क्या आप मुझे अपने घर में नौकरी दे सकती हैं? पर मुझे अपने घर के लिए एक नौकरानी चाहिए जो घर का सारा काम करना जानती हो। मुझे घर का सारा काम आता है,
मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, एक बार तुम मेरे घर चलो और मेरा घर देख लो, उसके बाद हम वहीं पर काम और पैसे की बात कर लेंगे। इस तरह से निधि नीलम के साथ उसके घर जाती है, जहाँ वो नीलम के पति को देखती है। नीलम के पति रजत को गरीबों से सख्त नफरत थी, इसीलिए वो निधि को घूरता रहता है। ये देखकर निधि को थोड़ा अजीब लगता है, पर निधि सब कुछ नजरअंदाज कर देती है और नीलम की बात पर ध्यान देती है। अब निधि अपने घर जाती है और अपने पिताजी को खुशखबरी देते हुए बोलती है, पिताजी आप फिक्र मत करिए, मुझे एक बड़े घर में नौकरी मिल गई है। बेटा, अगर तू नौकरी करने जाएगी तो अपनी यूपीएससी की तैयारी कैसे करेगी? पिताजी सब हो जाएगा, और वैसे भी काम पर से तो मैं शाम 5 या 6 बजे के बीच आ जाऊंगी। उसके बाद मेरे पास जो टाइम बचेगा मैं उसमें पढ़ाई कर लूंगी। अब राजीव भी निधि की बात से सहमत हो जाता है और निधि अगले दिन से ही नीलम के घर पर साफ सफाई का काम करने के लिए चली जाती है। आज निधि का पहला दिन था। नीलम रसोई में काम कर रही होती है, तभी अचानक से नीलम का पति रजत किचन में आ जाता है और किचन में खड़े होकर निधि को देखने लगता है। ये सब कुछ निधि को कुछ अच्छा नहीं लगता और निधि रजत से बोलती है, सर आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं गरीबों के हाथ का कुछ नहीं लेता। तुम गरीब इतने गंदे रहते हो कि तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। पता नहीं मेरी बीवी को नौकर रखने का इतना शौक क्यों है। रजत निधि को सुनाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नीलम आ जाती है और नीलम रजत से बोलती है, अरे रजत, तुम यहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। ये लो, तुम्हारा कॉल आ रहा है। अब रजत फोन पर बातें करते हुए वहाँ से चला जाता है और निधि घर का काम करने लगती है। इसी तरह से निधि नीलम के घर में रोज सुबह आकर काम करती और शाम को वापस अपने घर जाकर वहाँ का सारा काम करती, साथ ही अपने पिताजी की देखभाल भी करती और सुबह के 4 बजे उठकर यूपीएससी की तैयारी करती। इसी तरह से समय बीतता है और देखते ही देखते यूपीएससी का एग्जाम पास आने लगता है। इसीलिए अब निधि कुछ किताबें लेकर काम करने के लिए जाती है और घर का काम खत्म करके किचन में बैठकर यूपीएससी की तैयारियों में लग जाती है। पर एक दिन रजत उसे किचन में पढ़ाई करते हुए देख लेता है और उसकी किताबें छीनते हुए उससे बोलता है, तुम्हें यहाँ पर घर की सफाई के लिए रखा गया या पढ़ाई करने के लिए? वो सर, मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया है। थोड़ा समय बचा तो मैंने सोचा कि पढ़ाई कर लूं। क्यों? सर, मेरे पिताजी का एक ही सपना है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं और एक दिन कलेक्टर बनकर उनका सपना पूरा करूं। अपनी औकात देखी है? भूलो मत, तुम एक नौकरानी हो और नौकरानी कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं करती, समझे? पर सर, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मेरा एक दोस्त घर आने वाला है। अपने काम में लग जाओ। इतना बोलकर रजत निधि की किताबें लेकर अपने कमरे में चला जाता है और एक बार फिर से बेचारी निधि घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद रजत का एक दोस्त उसके घर पर आता है और नीलम की गैर मौजूदगी में वो दोनों मिलकर पार्टी करने लगते हैं। तभी निधि उनके लिए नाश्ता लेकर जाती है और रजत निधि को देखकर अपने दोस्त से बोलता है, अरे दोस्त, तुम जानते हो इस बार मेरी बीवी एक ऐसी नौकरानी लाई है जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। इन मैडम जी को कलेक्टर जो बनना है। अच्छा, तो ये नौकरानी कलेक्टर बनेगी और इसके ऑफिस के बाहर खड़े होकर हम इसे सलाम ठोकेंगे। आहा, इसके बूढ़े बाप का सपना जो है, कहीं ऐसा ना हो इस नौकरानी और इसके बाप का सपना सपना ही रह जाए। इस तरह से रजत और उसके दोस्त निधि और उसके पिताजी का मजाक बनाने लगते हैं। निधि से अब और बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में रजत और उसके दोस्त से बोलती है, बस बहुत हो गया। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने पिताजी की नहीं। मेरे पिताजी का सपना है कि मैं एक कलेक्टर बनूं और मैं अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देख लेना तुम सब, एक दिन यही नौकरानी यूपीएससी की परीक्षा पास करेगी और तुम सब। हम सब क्या तेरे पास आएंगे, तेरे सामने हाथ पैर जोड़ने? हाँ, नौकरानी भूल मत कि तू एक नौकरानी है, समझी? इस तरह से रजत निधि को काम से निकाल देता है। निधि लोगों के ताने और जिल्लत सहती है, पर फिर भी वो अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देती और यूपीएससी की परीक्षा देती है। निधि परीक्षा में दूसरे स्थान पर आती है और बहुत जल्द एक दिन वो एक कलेक्टर बन जाती है। कलेक्टर बनने के बाद रजत अपने उसी दोस्त के साथ कलेक्टर से मिलने आता है, जहाँ रजत की मुलाकात कलेक्टर के रूप में निधि से हो जाती है और रजत निधि को देखकर हैरान हो जाता है और निधि रजत और उसके दोस्त से बोलती है, वो कहते हैं ना, कभी कभी हमारी जुबान पर साक्षात माँ सरस्वती विराजमान होती है। देखो, आज मैं कलेक्टर बन गई और तुम लोग मेरे पास अपनी सिफारिश लेकर आए हो। देखो, अगर तुम हमारा काम कर दो, हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। मैं तुम्हारी ये सिफारिश खारिज करती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना है,
बल्कि इसलिए क्योंकि तुम आज भी गलत रास्ते पर चल रहे हो। अगर तुम रिश्वत की बात नहीं करते तो मैं शायद तुम्हारी बात भी सुन लेती। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को अंदर बुलाऊं, उससे पहले तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। इस तरह से निधि अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपने पिताजी का सपना पूरा कर लेती है और साथ ही अपने साथ हुए अपमान का बदला भी ले लेती है। एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी में निशा नाम की लड़की अपने भाई तरुण के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन निशा खाना बना रही होती है और शाम को तरुण उदास घर पर आता है। उसके शरीर पर काफी चोट के निशान थे। ये देखकर निशा घबरा जाती है और अपने भाई से बोलती है, भैया ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? क्या बताऊं तुझे निशा, मुंशी जी ने छल से मुझे काम से निकाल दिया क्योंकि वो मुझसे नफरत करते थे। पर क्यों? क्योंकि मालिक मेरे काम से बहुत खुश हैं और मुंशी के काम से नाराज। भैया ऐसा क्या किया मुंशी ने कि मालिक ने आपको काम से निकाल दिया और आपको इतना पीटा? निशा, मैं बड़ी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहा था और तभी अचानक से मालिक आए। तरुण, अरे ओ तरुण। क्या हुआ मालिक, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने तुझे कुछ पैसे तिजोरी में रखने के लिए दिए थे, कहाँ हैं वो पैसे? मालिक, वो पैसे आपकी तिजोरी में ही रखे हैं। अच्छा, अगर मेरी तिजोरी में है तो वहां से कहाँ गए? अपने मालिक की ये बात सुनकर तरुण को कुछ समझ नहीं आता और तभी वहाँ मुंशी तरुण का कुर्ता लेकर आता है और मालिक से बोलता है, ये देखिए मालिक, आपके पैसे आपकी तिजोरी में नहीं बल्कि इस गरीब फटीचर चोर के कुर्ते में हैं, जो आज अपना कुर्ता उतार कर काम कर रहा है ताकि ये शाम को इसे पहनकर घर जाए और किसी को इस पर शक भी ना होवे। नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए। अगर तूने चोरी नहीं की है तो आज तूने अपना कुर्ता उतार कर पेड़ पर क्यों रखा था? मालिक, आज गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए आज मैंने अपना कुर्ता उतार कर पेड़ पर रखा था। आज गर्मी नहीं, तेरी जेब गर्म हो रही थी, इसीलिए तूने अपना कुर्ता उतार कर रखा। मैंने तुझ पर विश्वास किया तरुण के बच्चे, और तूने मुझे धोखा दिया। तेरी ये मजाल। इतना बोलकर मालिक अपने कुछ आदमियों को बुलाता है और तरुण की खूब पिटाई करवाता है। भैया, हम गरीब भाई बहन की किस्मत में क्या लिखा है? आखिर ये गरीबी हम दोनों की किस्मत में क्यों है? अब हम क्या करेंगे भैया? निशा, तू फिक्र मत कर, तेरा भाई है ना। पर भैया, घर में अनाज खत्म होने को है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारी चोट के लिए दवाई ले सके। अब तो आपके पास काम भी नहीं है, आपका इलाज कैसे होगा? निशा, मैं ठीक हो जाऊंगा। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और तरुण फिर से काम की तलाश में बाहर जाता है, परंतु उसे कहीं काम नहीं मिलता। तभी उसकी नजर शीला काकी पर पड़ती है, जो किसानों को खेती करने का सही तरीका समझा रही होती है। ये देखकर तरुण शीला काकी के पास जाता है और उनसे बोलता है, शीला काकी, मुझे आपकी मदद चाहिए। तरुण बेटा, तुम और निशा मेरे बच्चे की तरह हो, बेझिझक मुझसे जो मदद मांगनी है मांग लो। शीला काकी, मुझे भी खेती की नॉलेज चाहिए ताकि मैं भी खेती कर सकूं। तरुण, जब तुम्हारे माता पिता जिंदा थे तब उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम खेती करोगे कैसे? तुम्हारे पास तो कोई जमीन ही नहीं है। काकी, मैं जमीन किराए पर ले लूंगा, तुम बस मेरी इतनी सी मदद कर दो, मुझे खेती सिखा दो। अब शीला तरुण को खेती करने का सही तरीका सिखाती है और वहीं दूसरी ओर निशा लोगों के घर में साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है, जिसके बाद तरुण निशा को मिली तनख्वाह देकर एक जमीन किराए पर ले लेता है और जमीन के मालिक से बोलता है, मालिक, मैं भी आपको इतने ही पैसे दे पाऊंगा, खेती अच्छी हुई तो मैं आपके सारे पैसे समय पर चुका दूंगा। ठीक है, तुम्हारी फसल का नुकसान हो या फायदा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बस समय पर मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। अब तरुण दिन में खेती करता और रात के समय शीला काकी के पास जाकर खेती करने का सही तरीका जानता, तो वहीं दूसरी ओर निशा गांव के कुछ अमीर लोगों के घर में जाकर साफ सफाई का काम किया करती है। ऐसे ही एक रात को तरुण घर आता है और वो देखता है कि निशा घर पर नहीं है। निशा आज अब तक घर नहीं आई,
पर वो तो मुझसे पहले घर आ जाया करती थी। थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, क्या पता निशा घर आ जाए। ये सोचकर तरुण अपनी बहन का इंतजार करने लगता है। साथ ही वो खाना भी बनाने लगता है। इसी तरह से 1 घंटा बीत जाता है और तरुण की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद तरुण खुद से बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि निशा किसी मुसीबत में है। नहीं, मैं घर में इस तरह से नहीं बैठ सकता, मुझे निशा को ढूंढना चाहिए। जिसके बाद वो निशा को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है और गांव के लोगों से पूछता है, काकी, क्या आपने निशा को देखा है? नहीं तरुण बेटा, पर हुआ क्या? काकी, निशा 8 बजे तक घर आ जाया करती थी, पर अब रात के 10 बज चुके हैं और वो अब तक घर नहीं आई। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। इतना बोलकर तरुण आगे जाकर निशा को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर निशा पर पड़ती है, जो आज बहुत खुश लग रही थी। निशा को देखते ही तरुण जल्दी से निशा के पास जाता है और उससे बोलता है, मेरी बहन, तू कहाँ रह गई थी? तू जानती है मैं कितना डर गया था। भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज बहुत खुश भी हूँ। पर वो क्यों? भैया, हम गरीब भाई बहन की किस्मत में सिर्फ गरीबी नहीं लिखी है, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। तू ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया, मुझे सरपंच के घर में काम मिल गया है। मुझे बस उनके बेटे की देखभाल करनी है और बदले में वो मुझे 10,000 रुपए देंगे। ये खुशखबरी सुनकर तरुण भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो जमीन के मालिक को उसका किराया दे सकता था। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और तरुण की फसलें बहुत अच्छी होती हैं। साथ ही निशा सरपंच के बेटे का इतने अच्छे से ख्याल रखती है कि कुछ ही महीनों में उसका बेटा भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस बात से सरपंच को बहुत खुशी होती है और वो अपने बेटे के लिए तरुण से निशा का हाथ मांगता है। तरुण, तुम्हारी बहन मेरे घर के लिए लक्ष्मी साबित हुई है और मैं इस लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपने घर में रखना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं सरपंच जी। अरे बुद्धू, अब तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, तुम्हें अपनी बहन की शादी करनी है या नहीं? मैं यहाँ अपने बेटे के लिए तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनते ही तरुण फूले नहीं समाता और उसकी आंखें छलक उठती हैं। जिसके बाद तरुण अपने हाथ जोड़कर सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, कहाँ आप और कहाँ मैं, हम गरीब भाई बहन इस लायक नहीं। तरुण बेटा, इंसान दिल से अमीर गरीब होता है, अपनी हैसियत से नहीं। और तुम्हारी बहन मेरे घर में बहुत खुश रहेगी, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ। सरपंच जी, ये तो मेरी बहन का सौभाग्य है जो वो आपके घर की बहू बनने जा रही है। इतना बोलकर तरुण इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद बहुत जल्द निशा की शादी सरपंच के बेटे से हो जाती है और इस तरह से गरीब भाई बहन की किस्मत में आखिरकार खुशियां आ ही जाती हैं।